वेलकम टू मेंटोर साथी। आज से हम लोग यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस का मेन एम होगा जिन बच्चों ने घटना चक्र अब तक सही से खत्म नहीं की है, उन बच्चों की इन क्लासेस के थ्रू हम घटना चक्र सिस्टमेटिक एंड टाइम बाउंड मैनर में खत्म करा पाए। एंड फॉर दोज जिन्होंने खत्म कर लिया है, उनके लिए एक परफेक्ट रिवीजन क्लास हो सके। आई प्रिफर जिन्होंने अभी तक घटना चक्र नहीं की है, तो वो लोग पहले इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद उनका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो घटना चक्र में ज्यादातर क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड है। तो उन क्वेश्चंस को एक ही जगह हम लोगों ने कलेक्ट कर रखा है। तो मेनली क्या है, पहले वीडियो देखिए, फिर घटना चक्र पढ़िए। अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स एकदम आपको बना के दे दूंगा। शॉर्ट नोट्स मीन्स वो शॉर्ट नोट्स ही होंगे। 500 पेज की घटना चक्र है तो वो 500 पेज की नहीं, लगभग हम उसको 100 पेजेस के अंदर ही लाते उसको शॉर्ट नोट दे देंगे। लेकिन वो अभी टाइम परमिट करेगा तो। लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियोस पूरी देखनी है। वीडियोस का लेंथ बहुत शॉर्ट रहेगा, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट यही ड्यूरेशन होगा वीडियोस का। वीडियोस को देखिए। वीडियोस देखने के बाद आप घटना चक्र नहीं भी पढ़ोगे, अगर 2 बार 3 बार वीडियोस देख लिया, आप जाके सीधे पेपर में जाइए, बैठिए आराम से पेपर दीजिए। घटना चक्र से रिलेटेड अगर पीवाईक्यू आता है पेपर में, वो आपसे मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी में भी हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। तो पॉलिटी में पहला हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठा रहे हैं। घटना चक्र में भी पहला यही टॉपिक है, एंड लक्ष्मीकांत में भी हमारा यही टॉपिक है, पहला ही। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के क्वेश्चंस देखने से पहले दो क्वेश्चंस आए हुए हैं इनमें। क्वेश्चंस देखने से पहले इनके जनरल फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या थे जल्दी से। तो सबसे पहला फीचर यही था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे। सो मेनली पहले क्या था, 1773 के पहले क्या था कि ये मद्रास हो गया, ये बॉम्बे हो गया, एंड ये हमारी बंगाल की प्रेसिडेंसी हो गई। तीनों प्रेसिडेंसीज एक दूसरे की क्या इंडिपेंडेंट थी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन होने लगा, बहुत लोन जो है उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा था। तो कई चीजें हुई थी, वो सब हम हिस्ट्री में देखेंगे। तो उन सब चीजों के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल जो है एक लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट्स लाने लगे। तो मेनली क्या इन्होंने किया, सबसे पहले गवर्नर, जो यहाँ के गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने उनको गवर्नर जनरल बना दिया। उनको एक हिसाब से एक स्टेप ऊपर, सबसे ऊपर रख दिया। तो अब जब ये सबसे ऊपर हो गए तो बाकी की 2 प्रेसिडेंसीज क्या हो गई, इनके नीचे हो गई। तो अदर 2 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे एंड मद्रास, दे बिकेम सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट ऑफ बंगाल, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। पहला क्या था, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई, उसमें कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे। और बाकी की जो 2 प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास एंड बॉम्बे, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये पहली चीज थी। इस दूसरी चीज में क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट 1774 में एस्टेब्लिश किया। अब एस्टेब्लिश किया तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। पीवाईक्यू में इन्होंने जो पूछ रखा है चीफ जस्टिस के बारे में। तो चीफ जस्टिस जो ये थे कौन थे, सर एलिजा एम्पे। उनका पूरा नाम क्या था, सर एलिजा, एक सेकेंड, सर एलिजा एम्पे। ठीक। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। तो मेनली यही बातें थी इसमें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात और बची है वो थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी लिख लेते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। इनका मेन काम क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स थे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, मिलिट्री अफेयर्स थे, उनको अब से कौन देखेगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नई बॉडी बनाई गई थी, ये देखेंगे। सो एक हिसाब से जो क्राउन का जो है इनके ऊपर कंट्रोल हो रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके अंडर में थे, क्राउन के अंडर में थे।
और ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी, वो अब किसके कंट्रोल में आ रही थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में आ रही थी। उनके कॉमर्शियल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स अब कौन असिस्ट करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट 1773। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में किसमें? वही 1773 में बना था। सिंपल है। विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट से ही पूछा है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट पे पीसीएस मेंस में जो दो क्वेश्चन आया वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आरओ में आया वो भी किससे? सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। तो उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यार बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है? लेवेंस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट ना। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा एम्पे। ये सेकंड गलत हो गया, वन ओनली हो गया इसका। सो दैट वाज ऑल अबाउट 1773। आगे चलते हैं। इन तीनों एक्ट से कोई खास क्वेश्चन आए भी नहीं है। जुडिशरी एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट है। कभी पूछेगा तो इसी पे ही पूछ सकता है। तो इनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जुडिशरी एक्ट 1781 में सिंपली था कि सुप्रीम कोर्ट बना था एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये दो पोस्टें आई थी 1773 में, एक हिसाब से समझा जाए तो इन दोनों की क्या ज्यूरिडिक्शंस बहुत ओवरलैप कर रहे थे। तो जुडिशरी एक्ट 1781 में सीधे सीधे ये कह दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ज्यूरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता पे होगा, नॉट बंगाल, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता। उसके बाहर उसके अलावा जो भी एरिया है ब्रिटिश के कंट्रोल्स में, वहां पे सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ज्यूरिडिक्शन आएगा। बट इंडिया 1784 में मेनली जो बात आती है वो आती है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इनका, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 में बनाए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में क्या था? कॉमर्शियल अफेयर था, मिलिट्री अफेयर था एंड पॉलिटिकल अफेयर था। यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके पास अब सिर्फ रह जाएगा क्या? कॉमर्शियल अफेयर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास सिर्फ बचेगा कॉमर्शियल अफेयर। सीसी करके याद कर सकते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके पास कॉमर्शियल अफेयर ही बचा। एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको दो फंक्शन दे दी गए, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। दो चीजें दी गई, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो कभी भी अगर पूछा जाए व्हाट इज सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आया था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। एंड इसमें क्या किया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कॉमर्शियल अफेयर्स पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको दो चीजें, उनके उनके अंडर में दो चीजें आ गई थी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स। ज्यादातर लोग डायरकी एंड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट में इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी डायरकी जब आएगी आगे एक्ट में तो हम उसको भी देख लेंगे। सो ये अब नहीं भूलना है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट क्या होता है। अगला एक्ट है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 कुछ नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। वो मेनली उसी के लिए था कि हाँ, इनको एक स्पेशल ये दे दिया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल को। तो ये उस काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। मेनली इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे और वो जो है काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। 1786 में सिंपल यही कहा गया है, नथिंग एल्स। ठीक। अगला एक्ट है हमारा 1793 का। 1793 से कोई क्वेश्चन नहीं है। 1813 से एक क्वेश्चन है, वो भी यूपीएससी का है, तो पीसीएस में नहीं है। एंड 1833 में है फिर क्वेश्चन। तो जल्दी से इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1793 में क्या था? 1793 में ज्यादा कुछ नहीं था, बस ब्रिटिश क्राउन क्या कर रहा था? अपनी पकड़ ईस्ट इंडिया कंपनी पे और मजबूत कर रहा था। तो कैसे कर रहा था? इन्होंने क्या कहा कि जो भी अब होगा आर्मी का कमांडर इन चीफ और जो गवर्नर जनरल होंगे या गवर्नर होंगे, अब इनके अप्रूवल के लिए अगर इनको मतलब अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए क्या लगेगा? एक रॉयल मैंडेट लगेगा। रॉयल मैंडेट जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट के साइन होते हैं अपॉइंटमेंट से पहले, समथिंग लाइक दैट, एक रॉयल मैंडेट लगेगा। और जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनको जो है कहा गया आप अब इंडिया नहीं छोड़ सकते हो।
यू कांट लीव इंडिया। एंड जो मेनली इसमें एक सबसे बड़ा फीचर या कह सकते हो दिक्कत ये हुई थी कि जो होम गवर्नमेंट मेंबर्स थे, होम गवर्नमेंट मेंबर्स कौन से होते हैं? होम गवर्नमेंट मेंबर्स, इनको इंडिया की जो इंडियन से ही पैसा जा रहा था, इंडियन रेवेन्यू से ही पैसा दिया जा रहा था। होम गवर्नमेंट मेंबर्स कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों बैठे तो लंदन में थे, ये बैठे तो लंदन में थे, लेकिन इनको पैसा कहाँ से जा रहा था? इंडियन रेवेन्यू से जा रहा था। जो भी इंडियन रेवेन्यू हो रहा था, ये पैसा इनका इंडियन रेवेन्यू से जा रहा था। ये 1919 तक चलेगा, तो इसको 1919 वाले एक्ट में भी हम देखेंगे आगे चलते हम। हमारा है चार्टर एक्ट 1813। 1813 हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ, पीसीएस में अभी तक नहीं आया है। तो 1813 में सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली डगमगा गई है। इतने सालों से मोनोपोली लेके आ रहे थे, अब मोनोपोली इनकी डगमगाने लगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, इनकी मोनोपोली खत्म हुई। मोनोपोली इनकी खत्म हुई, पूरी तरीके से नहीं खत्म हुई थी, एक्सेप्ट टी ट्रेड, यानी ये चाय पे ट्रेड कर सकते थे, चाय पे इनकी मोनोपोली थी अभी भी। एंड ट्रेड विद चाइना, चाइना से ट्रेड पे इनकी मोनोपोली थी। एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स, मोनोपोली वॉज एंडेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि एजुकेशन के लिए इन्होंने 1 लाख रुपये एनुअली अनाउंस किया, 1 लाख एनुअली अनाउंस किया। 1813 में 1 लाख एनुअली अनाउंस किया। फिर 1823 में एक इन्होंने जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बॉडी बनाई, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 1 लाख रुपए ये कमिटी इकट्ठा करेगी। फिर ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिश कंसोर्शियम, ये सब जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। तो ये 1 लाख रुपये एनुअली जो है इन्होंने चार्टर एक्ट 1813 में प्रोविजन रखा था। अब जब देखिए, अब इनकी चालाकी देखिए आप, 1813 में इन्होंने क्या किया, 1 लाख एनुअली जो है सीधे जो है एजुकेशन के लिए पैसा दिया। साथ में इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया कि आप इंडिया आके आइए, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि आप इंडिया आइए। इसमें दो बातें और थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज ये है कि लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने अलाउ किया कि आप टैक्सेस ले सकते हो, एंड जो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं आप उनको पनिश करिए। दे वर empowered टू impose taxes and punish who didn't pay। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट यहाँ म्यूनिसपैलिटी या पंचायत वैसा कुछ नहीं है। लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है? गवर्नर जनरल है, गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे। तो ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि इनकी मेन गवर्नमेंट कहाँ है? मेन गवर्नमेंट तो लंदन में बैठी हुई है। एंड इससे पहले टैक्सेस का, इन सब का कॉमर्शियल अफेयर्स कौन देख रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे। तो थोड़ा सा जो है इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया, और इन्होंने थोड़ी सी पावर्स इनको लोकल गवर्नमेंट को दी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1813 चार्टर एक्ट asserted sovereignty of British Crown over Indian territories। मीन्स ब्रिटिश क्राउन ने सीधे सीधे कह दिया कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन टेरिटरी में, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का है, मतलब इंडियन टेरिटरी में जितना भी कब्जा कर रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सब पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन का है। 1813 में सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन ने ये चीज कही थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो चार्टर एक्ट 1813, हाँ, 1 लाख रुपये एनुअली अनाउंस किया था, जनरल कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिश कंट्रोवर्सी हुई थी कि हाँ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए या वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। तो ये तो तीनों चीजें हुई थी, यही आगे इसका आंसर तो 1 2 3 होगा। चार्टर एक्ट 1833। 1833 में क्या था कि अब तो कंपनी की मोनोपोली क्या हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। मोनोपोली खत्म हो गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रह गए। मोनोपोली खत्म, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रह गए। नेक्स्ट थिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी 1813 में उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में इंडियन टेरिटरीज हैं, वो सब अब क्राउन की हैं, वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आएंगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सीधे सीधे क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया। फोर्थ मेंबर ऐड किया गया एज अ लॉ मेंबर। क्यों? इंडियन लॉज को, जो भी इंडियन लॉज को कोडिफाई करने का इन्होंने ट्राई किया था, तो एक लॉ कमीशन भी बनाया था। अब लॉ कमीशन बनाया था, लॉ कमीशन वाज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ये उसके चेयरमैन थे इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फोर्थ मेंबर ऐड किया गया। तो 1773 में तो 4 मेंबर्स थे। पिट्स इंडिया एक्ट में ये वापस रिड्यूस होके 3 हो गए थे। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है ईस्ट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वापस जो है इसको फोर्थ मेंबर एज अ लॉ मेंबर ऐड किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। 1833 में एक सेक्शन था, सेक्शन 87 था कि 83 था, सेक्शन 87 था। सेक्शन 87 ये कह रहा था कि जो भी ब्रिटिशर्स या फिर इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी पोस्ट पे हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं, उनको रिलीजन, कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे जॉब से नहीं हटाया जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी इंडियन के लिए थोड़ा सा पॉसिबल था कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको थोड़ा सा शेयर मिले। यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि हमको कलर, कास्ट या काला गोरा वाला जो होता था, या फिर कास्ट के बेसिस पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हमको ये पोस्ट से अपनी नौकरी से हटा नहीं सकते हैं। तो यही जाके ये सेक्शन 87 आगे जाके थोड़ा सा फाउंडेशन बनता है कि जो है इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन में और फिर हिस्सा मांगने लगते हैं इंडियंस। तो ये हमारा फाउंडेशन था एक हिसाब से, ये हमारे लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात थी। बाकी 1833 में इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया था, बट दैट दे डिडंट मेक इट। तो यहाँ के क्वेश्चन देखते हैं क्या था। यही क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, मैंने यहीं से एक पॉइंट उठाया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम made it possible for Indians to take some share in the administration of their country। 1833 सेक्शन 87 वो याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया था? तो ये देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट पे क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में कब का है? 30 अप्रैल 2003 पे पिट्स इंडिया एक्ट पे क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कॉमर्शियल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स को डिवाइड कर दिया था। तो ए का 2, अगर ए का 2 है तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अगली चीज स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पूछा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के बारे में 1773 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ये ज्यादातर पूछ रहे हैं। तो 2 का 1, ये बी इज द करेक्ट आंसर इसका। बाकी और देख लेते हैं। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अभी मैंने बताया था चार्टर एक्ट 1813, जैसे ही 1 लाख रुपए एनुअली आया इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, चार्टर एक्ट 1833। क्यों? क्योंकि इंडियन लॉज को कोडिफाई करना चाहते थे। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द चार्टर एक्ट 1853। अब 1853 में कंपनी का जो पीरियड था, बार बार 20 ईयर्स के रिन्यू हो रहा था, वो सीधे सीधे अनलिमिटेड टाइम के लिए चार्टर बढ़ा दिया इन्होंने। वो अलग बात है 1857 में भी रिवोल्ट हो जाएगा 4 साल बाद ही, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है इनका चार्टर बढ़ा दिया था। दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंगाल के काम से थोड़ा आजाद कर दिया था। गवर्नर जनरल को जो बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इससे थोड़ा सा इन्होंने फ्री कर दिया था। तो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। So Lord Dalhousie was the first Governor General of India without additional responsibility of Bengal। ठीक। अब जब
बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है, तो वहां पे कोई कोई तो आएगा ही। तो उसकी जगह एक न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है पोस्ट बनाया इन्होंने, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया गया है, और उनकी जगह एक न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनाया गया, एंड्रू फ्रेजर को। ठीक। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट दो पॉइंट्स हैं, ये फिर भी कम इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सिविल सर्विसेज फ्रॉम 1884। 1853 चल रहा है, 1854 से सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन। और ये एग्जाम कहाँ होगा? लंदन में होगा। एलिजिबल इंडियंस भी थे। एग्जाम लंदन में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा था। खैर अलाउ तो किया था कम से कम इन्होंने इंडियंस को। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एज अ मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी, लॉ बनाएगी वगैरह वगैरह। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 6 मेंबर्स थे। इन 6 मेंबर्स में से 4 तो अलग अलग प्रोविंसेस से आते थे, और दो को जो है, दो को अपॉइंट करेंगे ब्रिटिशर्स। टू आर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ये 4 आते थे, कौन कौन से प्रोविंसेस से? पहला तो हो गया मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उस गवर्नर जनरल की काउंसिल दो पार्ट में हुई, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो अभी भी 4 मेंबर्स हैं। तो टोटल गवर्नर जनरल की काउंसिल में अब कितने मेंबर्स हो गए? 10 मेंबर्स हो गए। 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। एंड ये 6 मेंबर का डिवीजन कैसे है, ये हमने देख लिया 4+2 में। सो दैट वाज फॉर 1853। इसके बाद 1858 जो आएगा, गुड गवर्नेंस एक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज पहली वीडियो थी तो इसीलिए थोड़ा सा लगा। अगले आगे से हम कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट, 20 मिनट से ऊपर जो है मैं वीडियो को आगे ना एक्सटेंड करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको आगे इसी तरह वीडियोस चाहिए या आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।